तो आज के सत्र में हम जो दो बेसिक चीजों की बात करेंगे वो है कि ये त्रैमासिक असेसमेंट कब है और हम क्यों कर रहे हैं ये त्रैमासिक असेसमेंट। और दूसरा है कि इसका संचालन कैसे किया जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और बिल्कुल आपको समझाएंगे कि आपके एज अ शिक्षक की तरफ से क्या चीजें हैं। जब आप जिस दिन ये असेसमेंट होगा आपके विद्यालयों में, तो उस दिन आपसे क्या अपेक्षाएं होंगी कि कैसे असेसमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हम पूरा समझाएंगे आपको। तो ये कब और क्यों हो रहा है, तो जैसे कि आप जानते हैं, आप सबके साथ बहुत 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 टाइम पे ये साझा किया गया है कि निपुण लक्ष्य हर हर कक्षा के लिए, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के कुछ निपुण लक्ष्य तय किए गए हैं जो आपके साथ जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आपके आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय में भी हर जगह लगे हुए हैं इस पॉइंट पे। तो ये जो निपुण लक्ष्य है उसका जो पूरा हमारा फोकस है कि ये निपुण लक्ष्य हर कक्षा के अंत में जो बच्चे उस कक्षा में हैं कि उनको ये लर्निंग आउटकम अचीव अचीव हो जाए, उसको नापने का और या जांचने का एक तरीका है कि हम अभी कहाँ है। तो ये त्रैमासिक असेसमेंट जो हम होल्ड कर रहे हैं वो इसी इसी लक्ष्य से कर रहे हैं कि ये जो भी लर्निंग आउटकम्स हमने निर्धारित किए हैं कक्षाओं के लिए निपुण भारत मिशन के अंडर, जो पूरे प्रदेश में शेयर कर दिए गए हैं, तो उसके लिए जो हमारे टारगेट्स सेट किए गए हैं, तो हर जैसे कि अभी आप स्लाइड पे देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जनपद के लिए एक बेसलाइन परसेंट दिया गया है। तो ये परसेंटेज क्या है, अगर आप देखेंगे ये परसेंटेज आपको बताता है कि अभी आपके जनपद में कितने बच्चे इस स्टेज पे निपुण हैं। तो और इसके आगे जो है वो सारे आपके टारगेट्स है। तो क्वार्टर 3 जो क्वार्टर 3 का लिखा हुआ है, क्वार्टर 4 का अगर मैं सिर्फ फतेहपुर पे ध्यान दूं, तो जैसे 58% यहाँ पे बेस लाइन है, तो अभी बेस लाइन 58% बच्चे आप फतेहपुर जनपद में निपुण है। और क्वार्टर 3 का ये टारगेट है कि 61 हो जाए और क्वार्टर 4 का ये हो जाए कि 64% बच्चे निपुण हो जाए। तो इसको इसको सुनिश्चित करने के लिए कि हम हर क्वार्टर ये टारगेट कैसे अचीव करें, तो ये जो हमारा नैट असेसमेंट, जो हमारा त्रैमासिक आकलन है, वो ये जरिया है कि हमें पता चले कि हमारे बच्चे, हमारे जो विद्यालयों में छात्र हैं, वो कहाँ पे है, उनके लर्निंग आउटकम का अधिगम स्तर अभी कहाँ है, और उसके हिसाब से हम हर जनपद में कुछ इंटरवेंशन लाए ताकि हम इस टारगेट, जो हर क्वार्टर का टारगेट है, वो बिल्कुल अचीव कर सके। ताकि जो हमारा मेन टारगेट है कि 25-26 तक हमें हर जनपद में हर बच्चे को निपुण बनाना है, 100% हमें बच्चों को निपुण बनाना है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए ये नैट असेसमेंट किया जा रहा है। तो हम इसीलिए क्यों कर रहे हैं थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट अगर 3 बिंदुओं में आपको बताए, तो हमें हर बच्चे का वो अधिगम स्तर देखना है ताकि हमें उस बच्चे की प्रगति समझ आए और हम अपने विद्यालयों को निपुण बनाने का जो प्लान है और जो हमें कदम उठाने हैं उसके बारे में हमें ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो इसीलिए ये आकलन किया जा रहा है। दूसरा ये है कि हमें इस आकलन के माध्यम से ये पता चल जाए कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको थोड़ी सी अधिक सहायता चाहिए ताकि उनको भी निपुण बनाया जा सकता है, कि वो पीछे ना रह जाए इस पूरी प्रक्रिया में और उनको भी निपुण बनाया जा सकता है। तो उनपे भी जो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं विद्यार्थी, विद्यालय लेवल पर जो फोकस कर सकते हैं, वो इस आकलन के थ्रू हमें पता चलेगा। और ये जो डेटा हमें मिलेगा इस आकलन के थ्रू, राज्य परियोजना कार्यालय को जो डेटा मिलेगा इस आकलन का, उससे हम कुछ फोकस्ड इंटरवेंशंस भी ला सकते हैं। जैसे कि किन जनपदों की स्थिति कुछ अलग हो सकती है, तो उन जनपदों में शायद कोई फोकस्ड इंटरवेंशन, फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है ताकि उस जनपद को जो शायद अधिक सहायता चाहिए या अधिक कोई मदद चाहिए, वो इन फोकस्ड इंटरवेंशंस के थ्रू करके हम बच्चों को निपुण बना सकते हैं। तो इस त्रैमासिक असेसमेंट को इन 3 बिंदुओं में हम बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य, इस असेसमेंट को करने का क्या उद्देश्य है। अब इसका संचालन, थोड़ा इसका संचालन के बारे में बात करेंगे और हम धीरे धीरे हर स्टेप को कवर करेंगे कि इस संचालन में आपका क्या, एक शिक्षक का क्या रोल रहेगा, और पूरा आपको एक बहुत डिटेल में समझाएंगे। तो ये कुछ नहीं, जैसे आनंद पांडे जी ने आपको बताया, ये एक बेसलाइन असेसमेंट है, ये बेसलाइन असेसमेंट का संचालन किया जा रहा है। तो इससे संबंधित जानकारी 2 बिंदुओं में जो हमने यहाँ पे आपको बताई है कि पहला है कि क्योंकि ये एक बेसलाइन असेसमेंट है, तो इसमें कोई भी ऐसी विशेष
तैयारी नहीं चाहिए छात्रों की तरफ से उनको ये परीक्षा या उनको ये आकलन में बैठने के लिए। तो उनकी तरफ से ये कोई अपेक्षा नहीं रखी गई है कि इसके लिए उनको किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है। दूसरा, ये जो अभी संचालन जो ये लखनऊ और अयोध्या मंडल में त्रैमासिक आकलन किया जा रहा है, ये कक्षा 1 से 8 के हर छात्र के लिए किया जा रहा है। हर विद्यालय में हर एक छात्र जो कक्षा 1 से 8 में पढ़ते हैं इस टाइम पर, उनके लिए ये किया जा रहा है। और इस जो प्रश्न पत्र जो इस आकलन में उपयोग होगा वो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब कुछ निर्देश जो इस आकलन में आप ध्यान रख सकते हैं जिसके बारे में, कि पहला है कि जो हमारा आकलन है वो ओएमआर शीट के माध्यम से होगा। तो ओएमआर शीट हमने ऑलरेडी मैसेजेस के द्वारा आपके थ्रू सर्कुलेट कर दी थी, पर ओएमआर शीट काफी ऐसे एग्जाम्स में यूज किया जाता है जिसमें आपको सर्कल्स भरने होते हैं हर क्वेश्चन के अगेंस्ट। तो वो एक ओएमआर शीट का जरिया होगा हमारा ये आकलन, मोड ऑफ आकलन ये होगा। और इसके माध्यम से हम सारे कक्षा 1 से 8 के छात्रों का आकलन किया जाएगा हर विद्यालय में। दूसरा जो बिंदु है जो जरूरी भी है जानना, कि कक्षा 1 से 3 के लिए जो आकलन किया जाएगा वो जो ओएमआर शीट होगी वो शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से भरेंगे। तो हर शिक्षक एक कक्षा 1 से 3 के बच्चों का ओएमआर शीट या उनके जो भी प्रश्न के उत्तर है वो शिक्षक ही ओएमआर शीट भरेंगे। ओएमआर शीट कैसी दिखती है और कैसा भरना है हम इस पे आगे आएंगे इस सेशन में। और आकलन भी जो है वो कक्षा 1 से 3 का व्यक्तिगत रूप से एक एक करके बच्चों का शिक्षक ही करेंगे। तो शिक्षक बच्चों का आकलन करेंगे और शीट भी उनके द्वारा भरी जाएगी। परंतु कक्षा 4 से 8 में प्रत्येक बच्चे को अलग अलग खुद ही आकलन करना होगा। उन्हें प्रश्न पत्र साझा किया जाएगा और वे ओएमआर शीट भी खुद भरेंगे। तो मुख्य डिफरेंस ये रहा कि कक्षा 1 से 3 में शिक्षक एक एक करके अपने साथ बच्चों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे, ओएमआर शीट भरेंगे। पूरा हम आगे ओएमआर शीट के बारे में भी आयुष आपसे बात करेंगे। परंतु कक्षा 4 से 8 में बच्चों के साथ ओएमआर शीट एवं क्वेश्चन पेपर साझा किया जाएगा। वह उन्हें खुद सॉल्व करेंगे जिस तरीके से निर्देश पत्र में आपको दिया गया है। किस तरीके से समय क्या देना है, शिक्षक बच्चों को समय देंगे, बच्चे खुद आकलन करके खुद ओएमआर शीट भरेंगे। परंतु और लास्ट पॉइंट, स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग की प्रक्रिया पर सभी कक्षाओं के लिए शिक्षक द्वारा ही करी जाएगी, कक्षा 4 से 8 के लिए भी और 1 से 3 के लिए भी। तो ये हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। ये बहुत समझना जरूरी है कि कक्षा 1 से 3 का आकलन 4 से 8 से कैसे अलग है। इस वजह से 4 से 8 में हर बच्चे का अपना क्वेश्चन पेपर होगा, हर बच्चे की अपनी ओएमआर शीट होगी। परंतु कक्षा 1 से 3 में क्योंकि शिक्षक खुद आकलन करें तो एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से वो अनेक बच्चों का आकलन कर पाएंगे। और ओएमआर शीट जो है उसके बारे में आगे आयुष आपसे बात करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। अभी कक्षा 1 से 3 पे हम फोकस करते हैं पहले और इसके आकलन को समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और सरलाभ, ये 3 बिंदु है जो हम इसमें कवर करेंगे। तो जो प्रश्न पत्र है कक्षा 1 से 3 के लिए, तो प्रत्येक छात्र जैसे भव्या जी ने आपको बताया कि प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से हर छात्र का असेसमेंट करना है। तो जैसे भव्या जी ने आपको समझाया, हर छात्र शिक्षक के पास आएगा और वो असेसमेंट शिक्षक अल्टीमेटली ओएमआर शीट में भरेंगे। ये प्रश्न पत्र जो है उसमें बहुत ही सारे निर्देश दिए होंगे जो शिक्षक को उस टाइम पे आकलन को पूर्ण करने के लिए जो निर्देश होंगे वो प्रश्न पत्र पे लिखे होंगे। तो वो प्लीज हर शिक्षक से अनुरोध है कि उस दिन वो प्रश्न पत्र पे जो भी निर्देश है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी छात्र का उत्तर है उसको नोट करके शिक्षक फिर ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न पत्र। इसमें फिर से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि कक्षा 1 से 3 का आकलन व्यक्तिगत रूप से होना है, हर बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होगा, हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होगा। इसलिए जब आपके पास स्कूल वाइज पैकेट भी आएंगे तो उसमें कक्षा 1 से 3 के प्रश्न पत्रों की संख्या कम होगी, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र के थ्रू शिक्षक 5 से ऊपर बच्चों का, इनफैक्ट सभी का कर सकते हैं, पर अगर आप माने तो एक प्रश्न पत्र के माध्यम से वो 5 बच्चों का 10 बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी संख्या भी जो आपके पास पहुंचेगी वो कम होगी। उसका रीजन यही है कि बच्चों, वो प्रश्न पत्र शिक्षक के लिए है ताकि वो प्रश्न पत्र में जो निर्देश है उसमें क्वेश्चन समझे, बच्चे से पूछे, बच्चे के जवाब के हिसाब से ओएमआर शीट को भरे। ये बच्चों को वितरित नहीं किया जाना है।
कक्षा 1 से 3 की जो ओएमआर शीट आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी आकलन वाले दिन, वो कुछ ऐसे दिखेगी। ये हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया गया है और किया हुआ है, बट अभी एक समझा देते हैं कि हर क्या क्या ओएमआर शीट में आपको क्या क्या भरना होगा, क्योंकि सारा यहाँ पे शिक्षक को ही भरना होगा 1 से 3 के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न सेट लिखा गया है, तो ये जो प्रश्न सेट है ये आपके प्रश्न पत्र पर लिखा होगा। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि प्रश्न पत्र पे जो सेट लिखा है ए, जैसे कि ए लिखा है तो आप ए ही लिखे ओएमआर शीट पर। अगला यहाँ पे आप जिस कक्षा का आकलन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कक्षा 2 का आकलन किया जा रहा है तो कक्षा 2 लिखे, और जो सेक्शन है वो ए, पूरे प्रदेशवार ए ही रहेगा, तो उसका आप प्लीज ए भर दीजिएगा। और ये केवल आप प्लीज ब्लैक पेन का उपयोग ही कीजिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कीजिएगा ओएमआर शीट को भरने के लिए। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो अब हम छात्र आईडी वाले जो कॉलम पे आते हैं, तो यहाँ पे एक 9 अंक 9 डिजिट का आईडी आपको दिख रहा है। तो ये जो आईडी है हर एक छात्र के लिए एक यूनिक आईडी बनाया गया है, जो सरल ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सरल ऐप के माध्यम से आपको आईडीज आपको मिल सकते हैं हर छात्र के लिए। और जो हम चाहेंगे कि सरल ऐप के लॉगिन डिटेल्स अभी हम जो समझाएंगे आपको आगे, उसके थ्रू जो ये आपके हर छात्र के आईडीज है उसकी आप एक सूची पहले से ही आकलन के दिन के पहले ही बना के रख ले, ताकि उस दिन आपको सहायता हो और कोई प्रॉब्लम ना हो इस प्रक्रिया में। तो ये जो 9 आईडी का डिजिट है वो शिक्षक उस बच्चे का भरेगा यहाँ पर, और ये सरल ऐप के माध्यम से भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो ओएमआर शीट है आप देखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 13 का हमारा बॉक्स है, यहाँ पे हर प्रश्न के लिए एक आपको बबल दिया गया है। तो ये जो हमारा गोला है या बबल है, इसको हम भरेंगे यदि उस छात्र ने कक्षा 1 से 3 के छात्र ने सही उत्तर दिया है उस प्रश्न का, तो वो भरा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो पहला आईडी है उसमें आप देखेंगे कि छात्र ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7 का सही उत्तर दिया है, और इसीलिए यहाँ पे शिक्षक ने उस गोले को भरा है। तो प्लीज ये सुनिश्चित कीजिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर छात्र ने नहीं दिया या गलत दिया है वो गोला ना भरे। और यह भी सुनिश्चित करे कि अगर प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है, तो जो आगे 8 या 9 कि ओएमआर शीट में आपको कॉलम्स दिए गए हैं उनमें कुछ ना भरे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 13 प्रश्न ना होकर आपके प्रश्न पत्र में सिर्फ 5 या 7 हो, तो उतने ही प्रश्न भरे जितना प्रश्न पत्र में दिया गया है, और बाकी को बिल्कुल खाली छोड़ दे। यहाँ बिल्कुल सुनिश्चित करें कि इसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी ओएमआर शीट पर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर स्कैनिंग की प्रक्रिया जो हम आपको आगे समझाएंगे वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे जो भी आपको खाली जगह दिख रही है। कृपया सुनिश्चित कीजिएगा कि कुछ ना लिखा हो। तो मैं एक बार आयुष ने जो बात करी उसको क्विकली दोहराऊंगी। प्रश्न सेट, आपका सेट जो आपको मिलेगा वो प्रश्न पत्र पे लिखा होगा, उसी को भरें। सेक्शन और कक्षा, आप जो कक्षा है वो और सेक्शन में आप ए लिख सकते हैं। छात्र आईडी, सरल ऐप में 9 अंकीय डिजिट सरल सभी बच्चों के लिए यूनिक आईडी दिया गया है। आगे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वो कैसे दिख रहा है। उस आईडी को कृपया पहले से शिक्षक सूची बना लें, आगे उसके बारे में बात करेंगे, और उसी को यहाँ पे अंकित किया जाएगा प्रत्येक बच्चे के लिए। और उसके बाद उसके आकलन के यदि उसने सही प्रश्न का उत्तर दिया तो गोले को भरा जाएगा, नहीं तो अथवा खाली छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आयुष ने कहा कि ये इन जो इन्फॉर्मेशन की बात हमने करी उसके अलावा शीट पे कुछ ना लिखा जाए। बाहर जो 4 गोले हैं हमारे मेन, इनके पास जहाँ पे आप देख रहे हैं हर के कुछ मत लिखे, वहां बिल्कुल भी कुछ लिखा ना जाए, शीट को मोड़ा तोड़ा ना जाए, वरना स्कैनिंग की प्रक्रिया में हमें दिक्कत आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब ओएमआर शीट भर जाएगी, उसके बाद जो सरल ऐप का उपयोग है इस ओएमआर शीट को स्कैन करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे जिसको धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको। तो मुझे जरा 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मेरा सभी से अनुरोध है कि सब जुड़े रहें, कोई ड्रॉप ना करे यूट्यूब लाइव से। शायद हमारे महानिदेशक जी भी शायद सेशन के एंड में हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्लीज आप लाइव से जुड़े रहें और प्लीज हमारी बात सुनते रहें। हम जल्द ही और कुछ ही समय में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट भी करेंगे, तो सभी से अनुरोध है कि कोई ड्रॉप ऑफ ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी हम समझाएंगे आपको कि सरल ऐप को डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है। तो आप अपने एंड्रॉयड फोन पे प्ले स्टोर के माध्यम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सरल ऐप। सरल ऐप टाइप कर आप ये जो सरल ऐप यहाँ पे आपको दिखेगा, टेक्नोसिस सर्विसेज का ऐप है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पर। तो ये ऐप एक बार डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपको स्कूल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये स्कूल आईडी और पासवर्ड हर एक विद्यालय के लिए, एक स्कूल आईडी एक पासवर्ड, उस विद्यालय के सभी शिक्षक वही स्कूल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये स्कूल आईडी और पासवर्ड आपके जनपद में आपके डीसीटीज और डाइट प्रिंसिपल्स के साथ शेयर कर दिया गया है ईमेल के द्वारा। ब्लॉक वाइज पीडीएफ शेयर कर दिए गए हैं। तो अगर वो आपके साथ साझा नहीं किए गए हैं तो प्लीज एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो आईडीज आपको मिल जाए, क्योंकि वो हर जनपद के डीसीटीज के साथ हमने साझा कर दिए गए हैं। तो ये जो आएगा स्क्रीन, यहाँ पे आप अपना स्कूल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और रिमेंबर मी का ऑप्शन भी दबा देंगे, ताकि फिर आप अगली बार जब लॉगिन करें तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद ये स्क्रीन खुलेगी या जहां पे आपका स्कूल का नाम और स्कूल का आईडी आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप अपना जो क्लास, जो आपकी कक्षा जिसमें आप आकलन कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करें। सेक्शन ए ही रहेगा, उसको ए सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके मंडल का नाम, जैसे लखनऊ मंडल या अयोध्या मंडल करके आएगा, और उस सेट जो आपने सेट जो प्रश्न पत्र पर लिखा गया है वही सेट, और जो आकलन की आपकी तिथि है, वो तीनों चीजें यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम बनेगा। तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप सही सब्जेक्ट, मतलब सही आपके मंडल का नाम, सही सेट और सही तिथि सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर आप नीचे दिए गए सबमिट बटन को दबा सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे, आपको एक पूरे आपके स्टूडेंट्स या छात्र की सूची दिखाई देगी, उनके 9 अंकीय आईडी के साथ। तो ये जो आपको खुशी का 227957 दिख रहा है नंबर, ये 9 अंकीय आईडी हुई उनकी, और ये जो आईडी है वो ही उसी ओएमआर शीट में भरी जाएगी। उसके माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन भी है हमारे पास कि जो छात्र उस दिन उपस्थित नहीं है, हम उनको मार्क एज एब्सेंट कर सकते हैं। तो उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये आकलन में वो नहीं है। एक बार हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हमें ये स्क्रीन दिखेगी जहां पे हमें दिखेगा कि स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस कितना है इस टाइम पर। तो ये जो स्कैन स्टेटस है, इसके आगे जाने के लिए अभी हमें स्कैनिंग की प्रक्रिया, अब हम समझेंगे कि स्कैनिंग की प्रक्रिया सरल ऐप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक स्कैन बटन करके आपको दिया गया है। तो अगर आप स्कैन बटन दबाएंगे तो आपके कैमरा के परमिशन के मिलने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा। तो कृपया सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी ओएमआर शीट तैयार है, और उस ओएमआर शीट के आसपास कोई 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 भी आइटम नहीं है, और उस फ्रेम में सिर्फ ओएमआर शीट आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया हमने शुरू की है और ये एक हरा डब्बा आ रहा है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये हरा डब्बा इन डॉट्स पर आए, ताकि स्कैनिंग की प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथली हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको लिखा हुआ, प्लीज वेट, स्कैनिंग इज इन प्रोग्रेस। उस टाइम पे ये स्कैन चल रहा होगा ये सिस्टम द्वारा। और उसके आगे जब आप देखेंगे तो ये हर स्टूडेंट का यहाँ पर जो आपने स्कैन किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट आईडी और हर प्रश्न के अगेंस्ट उनके जो मार्क्स है आ जाएंगे यहाँ पे। यदि आपको लगता है कि कोई भी इस डेटा में त्रुटि है तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं उस डेटा को। और ये क्योंकि कक्षा 1 से 3 की आकलन है, यहाँ पे 8 बच्चों का आकलन एक साथ किया गया है एक ओएमआर शीट के द्वारा। तो वो जो है वो उसका स्कैन सेव स्टेटस जब आप करेंगे तो यहाँ पे 8 बच्चों का सेव स्टेटस आ गया है। इसका मतलब इसका आकलन 8 बच्चों के साथ कर दिया गया है। 8 बच्चों का आकलन एक शीट में हो गया।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट दबाते रहेंगे तो हर एक बच्चे का आगे बढ़ते बढ़ते हर एक बच्चे का जो भी आपने डेटा फिल किया है वो आता रहेगा। यदि किसी भी बच्चे में आपको त्रुटि लग रही हो तो आप ये कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर हम आ गए हैं, यहाँ लिखा है स्कैन स्टेटस 8 और सेव स्टेटस 0, मतलब स्कैनिंग हो गई है पर इस डेटा को हमें सेव करना है। तो जैसा कि आयुष ने बताया, इसको डेटा को हम सेव करने के लिए बैक बटन पे क्लिक करेंगे। आयुष एक बार पे कर देते हैं मुझे। हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे, बैक पे क्लिक करते देखते हैं हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन है। तो मैं अब सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करूंगी और सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, एक पॉपअप आएगा सेव सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस 8 हो गया है, मतलब 8 बच्चों का डेटा मैंने स्कैन करके फिर सेव कर लिया। तो इसके बाद यहाँ पे आप नीचे अगली शीट जो है वो उसकी स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। नीचे जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करके। और यदि आपको दूसरे जब आपने ये स्कैनिंग प्रक्रिया समझ लीजिए कक्षा 1 या कक्षा 2 के लिए हम कर रहे थे, कक्षा 2 के लिए कंप्लीट कर लिया, कक्षा 3 की करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप डैशबोर्ड बटन जो था पिछले स्क्रीन पर, उस डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके इस मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप नई कक्षा का चयन कर सकते हैं। तो एक बार में हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 शीट स्कैन करने के बाद डेटा सेव करते रहें। ये ना हो कि हमने 10 शीट कर ली है पर सेव नहीं किया तो सेव करने में दिक्कत आएगी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सरल ऐप का यूज होना है कक्षा 1 से 3 की स्कैनिंग करने के लिए। इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो 3 स्टेप प्रक्रिया है वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो शिक्षक जो है प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। तो प्रश्न पत्र पे जो भी निर्देश दिए होंगे शिक्षक उसके अनुसार ये आकलन करेंगे। जो दूसरा जो बिंदु है इसमें वो है कि शिक्षक ओएमआर शीट पर वो 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे जो सरल ऐप के माध्यम से आपको दिखाई गई थी, वो ही ओएमआर शीट पर भरेंगे। और प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है तो ओएमआर शीट में गोले भरेंगे अथवा उसे खाली छोड़ेंगे। ये 1-2 स्टेप के बाद जो हमारे विद्यार्थी की तरफ से जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद शिक्षक जो है वो सरल ऐप के द्वारा इस शीट को स्कैन करके अपना आकलन इस आकलन को पूरा करेंगे। तो मैं बस दोहराना चाहूंगी जो बात आयुषी ने कही कि सबसे पहले सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। आकलन करने के करते समय शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे। हमारे तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्टूडेंट आईडी की सूची यदि आपके पास होगी और आपने भरा हुआ होगा तो आप उसी हिसाब से बच्चे को बुला सकते हैं और उसी समय भर सकते हैं। यदि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूरा आकलन करके नोटबुक में नोट करके उसके बाद भी ओएमआर शीट को भर सकते हैं। बट रिकमेंडेड प्रक्रिया यही रहेगी कि बच्चे आपने पहले से ओएमआर शीट में स्टूडेंट आईडी लिखा हो, आपको पता है कि उस स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट कौन सा बच्चा है, उस बच्चे को बुलाएं, उसका आकलन करें और उसी समय ओएमआर शीट को भर दें, जो बोले हैं उन्हें भर दें। जब सभी बच्चों का आप आकलन कर लेंगे और ओएमआर शीट भर लेंगे, ये दोनों स्टेप पूरे कर लेने के बाद ही हम स्कैनिंग शुरू करेंगे। क्योंकि अगर साथ साथ में होगा तो ना हम बच्चों का आकलन ढंग से कर पाएंगे, ना ओएमआर शीट ढंग से भर पाएंगे और ना ही स्कैनिंग ढंग से हो पाएगी। तो ये वाले 2 स्टेप पूरे करने के बाद, जैसे कि आपने देखा कि 1-2 वाला स्टेप पूरा करने के बाद हम तीसरे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। अब हम कक्षा 4 से 8 के आकलन का संचालन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसमें भी कक्षा 4 से 8 में जो प्रश्न पत्र के जो हमारी प्रक्रिया रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी, पर जैसे कि भव्या जी ने आपको पहले बताया था कक्षा 1 से 3 के बच्चे ओएमआर शीट नहीं भरेंगे, वहां शिक्षक भरेंगे। कक्षा 4 से 8 के बच्चे खुद ही ओएमआर शीट अपनी भरेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रश्न पत्र है तो हम पहले प्रश्न पत्र बच्चों के साथ, छात्रों के साथ साझा करेंगे और पहले ये छात्र प्रश्न पत्र का हल करेंगे और उसके लिए उनको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो असेसमेंट खत्म हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम ओएमआर शीट छात्रों के साथ वितरित करेंगे और छात्र इसे खुद ही भरेंगे। तो ये मुख्य फर्क है कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट भरने में जो शिक्षक भरेंगे और कक्षा 4 से 8 जिसमें छात्र स्वयं ये भरेंगे। जो ओएमआर शीट हमारी है थोड़ी सी अलग है कक्षा 1 से 3 की जो ओएमआर शीट्स है उसमें देखकर। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही छात्र आईडी की हमारे पास जगह है, क्योंकि हर
हर छात्र अपनी खुद की ओएमआर शीट भर रहा है, तो हर छात्र को एक एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें वो अपना ये आईडी भरेंगे। तो ये भी आईडी सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक छात्रों को बता सकते हैं, उनके उनके उनको शेयर किया जा सकता है जब वो ओएमआर शीट भरना शुरू कर रहे हैं। यहां पर छात्र का नाम भरा जाएगा और वही प्रश्न सेट, फिर से जो प्रश्न सेट प्रश्न पत्र पर लिखा गया है वही प्रश्न सेट इधर भी लिखा जाए। तो शिक्षक हर टाइम पर ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को शायद कभी कभी इन 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 चीजों को भरने में कुछ सहायता की जरूरत हो सकती है। तो प्लीज शिक्षकों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को भी जरा देखते रहे और बच्चों की सहायता करे जहां पर भी बच्चों को सहायता की आवश्यकता है। तो ये यहां पर इसके नीचे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सारे रोज है 1 2 3 4 5 ये हर प्रश्न के अगेंस्ट है। तो प्रश्न 1 का उत्तर अब अगर उस छात्र ने सी मार्क किया है तो वो सी वाले गोले को भरेंगे। उसी प्रकार से 2 3 4 जितने भी प्रश्न उस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो बच्चा उस हिसाब से उसको भरे। प्लीज ये सुनिश्चित कीजिए कि पूरा गोला भरा जा रहा है, ना कि उस पर कोई टिक या क्रॉस या आधा भरा जा रहा है, क्योंकि स्कैनिंग में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो विद्यार्थी जो उत्तर चुनता है उस गोले को वो भर सकते हैं। वही जो हमने पहले भी बताया था कि जो भी हमारी खाली जगह है साइड में इस बॉक्स के अलावा उसमें कुछ ना लिखे, ओएमआर शीट फोल्ड ना होने दे, क्योंकि ये सारी चीजें स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकती है। तो आयुष ने जो बात कही उसमें मैं कुछ एडिशंस आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो आईडी है वो बच्चों द्वारा ही भरा जाना है, परंतु ऐसा होगा कि मान लीजिए कक्षा 4 में या 5 में जहाँ कुछ बच्चे शायद ये प्रक्रिया ना कर पाए, तो शिक्षकों को सपोर्ट देने का ये मतलब है कि वह ये देख लें कि यदि उन्हें लगता है कुछ बच्चे आईडी वगैरह नहीं भर पाएंगे तो आईडी शिक्षक खुद भर दें। तो पहले से जैसा कि मैंने कहा कि सरल ऐप में लॉगिन करके सूची जो है वो अपने पास बनाना बहुत जरूरी होगा, ताकि जब आप या तो ओएमआर शीट का वितरण करें उन बच्चों को आईडी उनका भर के ही दे दिया जाए, और यदि आपको लगता है कि उनके पास खड़े होकर उस समय आईडी भरवाना है तो शिक्षक उस तरीके का भी सहयोग बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेरा ये सुझाव रहेगा कि हम ब्लैक बोर्ड पर मानकृत संख्याओं में सभी डिजिट लिख दें और उसी हिसाब से बच्चों को जो आपने एक एक करके आईडी बताया है वो बच्चे अपने शीट पर अंकित कर लेंगे। परंतु प्रत्येक बच्चे टू बच्चे डिपेंड करेगा कि किसको कितने सहयोग की सहायता है, ये शिक्षकों को समझना है और समझ बूझकर उनको पर्याप्त सहयोग देते हुए ये इंश्योर करना है कि आईडी बहुत ही अच्छे से और मानसिक संख्याओं के हिसाब से लिखा हो, ताकि स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाद में दिक्कत ना, बार बार शिक्षक को त्रुटि होने के चक्कर में आईडी चेंज ना करना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से जो अब एक बार हम ओएमआर शीट भरने की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है उसके बाद असेसमेंट जो हमारा सरल ऐप के माध्यम से हम ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, वो काफी हद तक जो हमने पहले आपको समझाया कक्षा 1 से 3 के लिए उसी तरह है, पर उसके लिए भी हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिसको मैं शेयर करता हूं केवल 1 मिनट। इसमें तो आयुष जब तक शेयर करें तब तक मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा प्रक्रिया है वो लगभग सिमिलर है, बस यहाँ पे अलग है कि हर एक बच्चे की एक ओएमआर शीट है तो एक बार में एक ही बच्चे का डाटा स्कैन हो रहा है। प्रक्रिया लगभग सिमिलर रहेगी, फिर भी हम वॉक थ्रू करेंगे ताकि एक एक चीज को हम ढंग से समझ पाए, बूझ पाए। अभी आयुष आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें कक्षा 4 की स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग की प्रक्रिया जैसे कि आपने कक्षा 1 से 3 में देखा बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें हमें स्कैन थोड़े ज्यादा करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रत्येक बच्चे की एक ओएमआर शीट है। जो प्रक्रिया हमने आपको कक्षा 1 से 3 के छात्रों के लिए दिखाई थी कि सरल ऐप का डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर के माध्यम से, उसी तरह आप वही सरल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा कक्षा 4 से 8 के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे वही लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपका स्कूल का दिया गया है आपको डीसीटी द्वारा शेयर किया जाएगा या किया गया होगा ऑलरेडी आपके साथ, वो यहाँ पे डालकर रिमेंबर मी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा।
और लॉग इन कर लीजिएगा। एक बार आप लॉग इन कर ले तो आपको वही आपके स्कूल का नाम, स्कूल आईडी दिखेगी, और आप अपना क्लास चुन ले, जो जिस क्लास का आपने आकलन किया है, सेक्शन ए। और यहाँ पर वही जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके मंडल का नाम, जो आपका सेट है और जिस तिथि पर आकलन किया जा रहा है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप सही सब्जेक्ट चुन रहे हैं और सबमिट का बटन दबा दें। आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक पूरे आपके स्टूडेंट्स की सूची दिखाई देगी, जिस प्रकार पहले भी आपको दिखाई गई थी। और यहाँ पे वो 9 अंकीय आईडी हर स्टूडेंट का आपको दिया गया है। यदि कोई छात्र उस आकलन वाले दिन एब्सेंट है तो उनको मार्क एज एब्सेंट यहाँ पर किया जा सकता है, जो आपको अगले स्क्रीन पर भी दिखाई देगा कि कितने एब्सेंट स्टेटस दिखाई देगा यहाँ पे आपके बच्चों का, कि 3 एब्सेंट थे। अब स्कैनिंग की प्रक्रिया, हम इसमें भी स्कैनिंग की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसे पहले की गई थी। और यहाँ पर स्कैन का बटन हम दबाएंगे और स्कैन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो स्कैनिंग जो ओएमआर शीट की जाएगी वो बिल्कुल उसी प्रकार, आपका फोन जो आपका है लैंडस्केप मोड में पकड़कर आप अपनी ओएमआर शीट पर फोकस करेंगे, और उसी जो एक हरा आपको बॉक्स दिखाई देता है वो बॉक्स आएगा। और उस बॉक्स के आने पर उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। तो जब ये मैसेज आ जाए उसके बाद स्कैनिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाने पर आपके जो स्टूडेंट का असेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी। तो मैं बस एक चीज रिपीट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके पास सूची आई थी, उसमें जो बच्चे एब्सेंट हो आप वहां उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो यदि उस दिन जो बच्चे नहीं आए उन्हें एब्सेंट मार्क कर दें और अकॉर्डिंगली स्कैनिंग में आगे बढ़े। और जैसा कि आयुष ने बताया कि धीरे धीरे फोन को लैंडस्केप मोड में ऊपर लेकर जाना है। हरा डब्बा बनेगा, डब्बा बनने के बाद प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होगा। जब ये लिखा आ रहा है तो आपको फोन को उसी एंगल में उसको स्टॉप करके रखना है ताकि वो प्रॉपर्ली स्कैन हो जाए, और स्कैन होते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपके सारे जो भी छात्र ने आंसर सिलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी कुछ भी डेटा में गलती हुई है स्कैन होते हुए, तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं वहां पर। और ये सुनिश्चित कर लीजिएगा ओएमआर शीट को देखकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि अभी स्कैन स्टेटस में 1 आ गया है, क्योंकि हमने एक बच्चे का यहाँ पे आकलन जो ओएमआर शीट है वो स्कैन कर दी है। अब यहाँ पे जो फर्क है कक्षा 1 से 3 के वहां पर, क्योंकि वहां पे 8 बच्चों का एक साथ हो रहा था, तो इसीलिए स्कैन स्टेटस 8 आया था, यहाँ पे 1 आया है। तो यहाँ पे आप 20 से 25 बच्चों का ओएमआर शीट एक साथ स्कैन कर सकते हैं सेव करने से पहले। उसी प्रकार अब आप स्कैन करके दूसरे बच्चे का भी ओएमआर शीट स्कैन कर सकते हैं उसी प्रकार से, जैसे भव्या जी ने समझाया। उसी प्रकार से आप स्कैन करके उस बच्चे का भी पूरा जो डेटा है वो इधर आ जाएगा। और स्कैन स्टेटस में देखिए आपको 2 दिख रहा है। यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सेव स्टेटस या जो भी है, अगर वहां पे अगर आपको गोला घूमते हुए दिखे तो कुछ स्क्रीन पर दबाइएगा। अभी यहाँ पे हमने जैसे 2 बच्चों का स्कैन कर लिया है, तो हम इनका हमने सेव भी कर दिया है। तो आप ये 20 से 25 बच्चों का कर सेव कर सकते हैं आपका थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। और सेव करने के बाद आप ये स्कैनिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकते हैं स्कैन बटन दबाकर, या अगर आप डैशबोर्ड बटन दबाकर पीछे भी जा सकते हैं अगर आप किसी और क्लास का करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बस इतना सा बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, और हमने छोटे छोटे वीडियोस भी सभी के साथ साझा किए हुए हैं, छोटे वीडियोस, इतना बड़ा सेशन जो ना देख पाए, उसमें जब आप स्कैन कर लेते हैं तो एक बार में, जैसा कि आयुष ने कहा, 20 से 25 स्कैन से ऊपर ना करें, ताकि 20 से 25 बच्चों का डेटा जैसे ही हो उस वाली स्क्रीन पर आप जाकर बैक दबाएंगे। बैक दबाने के बाद आप सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करें। मैसेज जब वहां आ जाए कि सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि आपका डाटा सेव हो गया है। और उसके बाद आप आगे फिर से नेक्स्ट बढ़कर फिर से स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अगर कक्षा में मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का स्कैन करें, वापस जाएं, सेव करें, फिर 25 बच्चों का और स्कैन करें, वापस जाएं, सेव करें, और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और डैशबोर्ड बटन जो होगा आप उसको क्लिक करके दूसरी कक्षा का चयन करके दूसरी कक्षा की स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं, यदि आपने दूसरी कक्षा का आकलन नहीं किया है तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि आपने 20 से 25 मतलब अगर हम 50 या 100 बच्चों का एक बार में स्कैन कर लेंगे तो सेव करने में दिक्कत आएगी और वहां पे सबसे बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो 20 से 25 बच्चों का स्कैनिंग करके सेव निरंतर करते रहें।
यदि आपकी OMR शीट्स करेक्टली भरी हुई होंगी तो दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज, यदि त्रुटि आ रही है, आपने स्कैन किया, वो ID ठीक नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं उस ID को, जो भी आपने शीट स्कैन करी है, आप उसे अपने फोन से वहां क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि कोई ऑप्शन में गलती आ रही है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ID अगर ढंग से ना लिखा हो तो उसकी स्कैनिंग में दिक्कत आ सकती है। तो कृपया ID सबसे पहले तो मानक संख्याओं के माध्यम से लिखें, हम आगे डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। और यदि उसके बाद भी कभी कभार अगर दिक्कत आ जाती है तो आप उसे खुद चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 से 8 कक्षा 4 से 8 की जो प्रक्रिया है, उस 4 स्टेप में अगर हम आपको बताएं तो पहला है कि शिक्षक जो प्रश्न पत्र है वो विद्यार्थियों में बांटेंगे और उनको हल करने का समय देंगे। उसके बाद शिक्षक बच्चों के साथ स्टूडेंट ID जो उनकी सरल ऐप के माध्यम से आपको दिखाई गई थी, और OMR शीट देंगे और उस पे जो गोले भरने की प्रक्रिया है उसको समझाएंगे। तो शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका है यहाँ पर कि जब एक बार प्रश्न पत्र हल कर दिया गया है छात्र के साथ, तो छात्रों को समझाए कि OMR शीट कैसे भरनी है। जैसे कि भव्या जी ने बताया कि हर शिक्षक ये सुनिश्चित करे कि अगर किसी छात्र को उस सहायता की जरूरत है OMR शीट भरने में, तो जरूर उनकी सहायता करे। OMR शीट पर विद्यार्थी द्वारा ही भरी जाएगी, तो शिक्षक प्लीज उनका सहयोग करे इस प्रोसेस में। और एक बार उन्होंने छात्रों ने OMR शीट भर दी है, उसके बाद शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट स्कैन करेंगे और उसमें वो डेटा आ जाएगा, जैसे आपको दिखाया गया था वीडियो में। तो मैं आयुष जी की एक बात पे गौर देना चाहूंगी कि सबसे पहले सभी बच्चों का असेसमेंट हो जाए। आप जब उन्हें प्रश्न पत्र दें, प्रश्न पत्र के माध्यम से उन्हें अपना असेसमेंट, जो उन्हें क्वेश्चंस मिले हैं उनका हल करने दें। उसी के बाद OMR शीट का वितरण भी करें, क्योंकि अगर दोनों चीज हम बच्चे को साथ में दे देंगे, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, डर सकता है। वैसे ही कभी भी असेसमेंट की बात आती है तो बच्चे थोड़े डरे रहते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए कि दो चीजें साथ में ना हो, पहले प्रश्न पत्र का वितरण करके पर्याप्त समय देते हुए बच्चे उसे हल कर लें। उसके बाद शिक्षक OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट करें, अपना एक बच्चों को समझाएं किस तरीके से भरा जाना है, और बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर सकते हैं। अगर ABCD ऑप्शन है तो D जिसने मार्क किया है, 1 टिक किया है, वही वो बच्चे को OMR शीट में भरना होगा। तो इसको थोड़ा ब्रेक करना रहेगा। इसी तरीके से हमने स्टेप्स भी बनाए हैं। और जैसा कि आयुष ने पहले भी कहा कि जब सब बच्चों का आकलन हो जाए एवं विद्यार्थियों द्वारा OMR शीट्स भर ली जाए, तो एज शिक्षक जब आपके पास सारी OMR शीट्स का बंडल आ गया है, आकलन हो गया है, OMR शीट्स का बंडल आ गया है, उसी के बाद आप स्कैनिंग को शुरू करें। तो कुछ सरल ऐप को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्य बिंदु हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि भव्या जी ने बताया कि आकलन शुरू होने से पहले ही, क्योंकि आपके पास सरल ऐप को एक्सेस करने के लिए लॉगिन ID है, तो आप पहले से ही अपने स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट ID है उसकी एक सूची बना सकते हैं। तो स्टूडेंट का नाम और उसके अगेंस्ट उसकी जो स्टूडेंट ID है वो पहले से ही लिख कर रख सकते हैं, ताकि आपको उस दिन सहायता हो जाए और अच्छी, मतलब आपके लिए एक रेडी रेफरेंस रहे कि इस छात्र की ये स्टूडेंट ID है, तो उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सभी का आकलन होने के बाद, जैसे अभी भव्या जी ने बोला कि सबका आकलन हो जाए, सारी OMR शीट्स आपके पास आ जाए, उसके बाद ही स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कीजिएगा, उससे पहले स्कैनिंग मत शुरू कीजिएगा। स्कैन करते समय यदि आपको डेटा में कोई भी लगता है कि त्रुटि है, तो स्वयं उसको ठीक करने का ऑप्शन है आपके पास, चाहे वो स्टूडेंट ID में हो, चाहे वो किसी भी उत्तर में हो, तो वो आप OMR शीट को देखकर वो चेंज कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो स्कैनिंग में कुछ गलत इनपुट हुआ है। कक्षा 1 से 3 के जब आप करेंगे तो 4 से 5 OMR शीट एक साथ स्कैन कीजिएगा सेव करने से पहले, सेव ऑल स्कैन करने से पहले। ये इसीलिए क्योंकि 4 से 5 में अप्रोक्सीमेटली 40 बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि हर OMR शीट पे 8 बच्चों की स्टूडेंट ID है, तो 8 बच्चों का स्कैन एक OMR शीट के द्वारा किया जाएगा। तो 4 से 5 OMR शीट से ज्यादा मत कीजिएगा, मतलब सेव कर दीजिएगा 4 से 5 के बाद, और उसके बाद पुनः आप स्कैनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कक्षा 4 से 8 के लिए क्योंकि हर बच्चे की एक OMR शीट है, तो 20 OMR शीट स्कैन
करके आप सेव ऑल कर सकते हैं, क्योंकि वही है, अगर ज्यादा इससे किया तो शायद ये डेटा सेविंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आ सकती है। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही ओएमआर शीट में भरे जाए। तो अगर प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न हैं तो कोई भी 7वें या 8वें प्रश्न में गोला ना भरा जाए, उसको भी जरा सुनिश्चित कर लीजिएगा। क्योंकि ये पूरा आकलन की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक का एक बहुत ही मुख्य रोल है। तो शिक्षक का इसमें क्या क्या दायित्व होगा, वो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें यह सुनिश्चित करे कि 100% विद्यार्थियों का आकलन हो रहा है। तो यदि ऐसा कुछ है कि आकलन वाले दिवस छात्र प्रेजेंट नहीं है, तो उनका अगले दिन आकलन करवा ले और वो डेटा भर दे, ताकि हर छात्र का आकलन सुनिश्चित हो जाए। इस YouTube लाइव का सेशन आप प्लीज दोबारा देखिएगा, और ना ही ये हमने आपके साथ पहले भी ट्रेनिंग वीडियोस और मैनुअल साझा किया गया है, जो आपके साथ साझा किया गया है उसके द्वारा भी आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आप आकलन वाले दिवस कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करे ओएमआर शीट भरने की प्रक्रिया में और स्कैनिंग की प्रक्रिया में। कोई भी आपको सवाल हो तो आपके ARPs और SRGs आपकी जरूर सहायता कर सकते हैं, तो उनको प्लीज आप बताइएगा, और उनके द्वारा हमें भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हमें भी बता सकते हैं, और हम उसकी हल करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और आप अपने विद्यार्थियों का प्लीज इस पूरे प्रोसेस में पूरी सहायता करें कि वो कहीं पर भी अटके ना, और उनको कभी भी किसी भी चीज की कोई जो भी आवश्यकता हो वो शिक्षक द्वारा उस आकलन के द्वारा आकलन के टाइम पर पूरी हो रही। तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जो आयुष जी का तात्पर्य ये था कि विद्यार्थी सभी बच्चों का आकलन किया जाए, उससे ये तात्पर्य है कि हमें पता है कि हमारा आकलन कब हो रहा है, सभी के साथ डेट साझा कर दी गई हैं। तो आप बच्चों से, अभिभावकों से जुड़कर ये इंश्योर करें कि आकलन वाले दिन 100% बच्चे प्रेजेंट रहें, तभी हम उनका आकलन कर पाएंगे। आकलन जिस दिन हमने निर्देशानुसार रेकमेंड किया है उसी दिन किया जाना है, क्योंकि उसी दिन हमारे यहाँ पर्यवेक्षक सारी सुविधाएं और सारे जो भी संसाधन है, प्रशासनिक संसाधन है, उसी एक दिन के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो आकलन उसी दिन किया जाना है। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि सभी बच्चों को, हमें पता है कि किस दिन आकलन है, तो कोशिश करें कि बच्चे उस दिन छुट्टी पे ना रहें, सभी बच्चे उस दिन कक्षा में प्रेजेंट रहें। अभिभावकों से यदि जुड़ने की जरूरत हो तो अभिभावकों से जुड़े, उन्हें बोलें कि अपने बच्चे को जरूर से जरूर आकलन के लिए स्कूल जरूर भेजें। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपके ARPs एवं SRGs को हमने स्पेशलाइज ट्रेनिंग करी है, तो उन्हें इस बारे में पता है। उन्हें उनके भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो अपने डाउट्स को उन तक पहुंचाएं, अपने BOs तक पहुंचाएं। यदि कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो उन्हें हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सरल ऐप क्या जब उपयोग कर रहे होंगे आप, तो कुछ मुख्य बिंदु जो आप ध्यान में रख सकते हैं इस OMR शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, कुछ डूज एंड डोंट्स आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे। तो पहला है कि आकलन का जो सही सेट, जैसे आपको पहले कहता है आपके मंडल का नाम, जो आपका सेट है और जो आकलन की तिथि है, वो ही सिलेक्ट करें सब्जेक्ट में, और ना कि कोई और ऑप्शन। तो प्लीज एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने सही सब्जेक्ट चुना है। दूसरा ये कि जब OMR शीट भरा जा रहा है, चाहे वो शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा भरा जा रहा है, तो एक काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग किया जाए, ना कि किसी और रंग के पेन का। जब OMR शीट भर रहे हो तो एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर रखकर, जैसे टेबल पर रखकर भरी जाए, ना कि किसी इस पे जो जैसे आपके लैप पर या ऐसे कुछ उस पे ना रख के भरा जाए, और एक टेबल का उपयोग ही किया जाए इसको भरने के लिए। OMR शीट में जो आपके गोले हैं वो इंश्योर कीजिएगा कि पूरे गोले भरे जा रहे हैं, ना कि जैसे आपकी जो दाई और जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि कुछ थोड़ा सा भरा गया है या क्रॉस किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गोला भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पूरा उसको भरना। तो उस OMR शीट का जो गोला है उसको प्लीज ये इंश्योर कीजिएगा कि चाहे शिक्षक भर रहा है या छात्र, वो पूरा गोला कवर हो रहा है। एक मानकृत संख्याएं लिख लीजिए
आप शायद ये बोर्ड पर लिख सकते हैं आपकी कक्षा में, ताकि बच्चे भी, अगर बच्चे भी ओएमआर शीट भर रहे हैं तो एक मानकृत तरीके से ही भरे, ताकि वो जो सरल ऐप के द्वारा स्कैनिंग का प्रोसेस है उसमें नंबर्स आइडेंटिफाई होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा अलग अलग तरीका हो किसी नंबर को लिखने का। तो अगर हम ये कक्षा के बोर्ड पर लिख के रख देंगे तो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक रेफरेंस हो जाएगा कि ऐसे नंबर्स वो स्टूडेंट आईडी लिखते हुए भर सकते हैं। जब आप ओएमआर शीट स्कैन कर रहे हैं तो प्लीज देखिएगा, जब ओएमआर शीट कलेक्ट कर रहे हैं, अगर छात्रों से ले रहे हो या उनको जब भी हैंडल कर रहे हैं, तो यह प्लीज सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उसको कोई नुकसान ना आए। उसके साइड में आप कहीं पर भी कुछ और ना लिखे, जहां आवश्यक हो वहीं पर पेन का उपयोग करें, जैसे स्टूडेंट आईडी या गोले भरने में उसी में पेन का उपयोग किया जाए, ना कि किसी और चीज में। कहीं पर भी ओएमआर शीट को ना ही उसे फोल्ड करें। जब आप स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और जब आपका कैमरा खुलेगा स्कैनिंग करने के लिए, तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने अपना फोन लैंडस्केप मोड में पकड़ा हुआ है, जैसे आपको बाई ओर दिखाया गया है, ना कि पोर्ट्रेट मोड जैसे दाई ओर दिखाया गया है। तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि लैंडस्केप मोड में ही फोन रखकर आप स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करें। जब आप ओएमआर शीट स्कैन कर रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित करें कि बिल्कुल जो ओएमआर शीट आपने टेबल पर रखी हुई है, जो आपका फोन है, वो बिल्कुल ओएमआर शीट के ऊपर हो, ताकि वो बिल्कुल स्कैनिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए और बिल्कुल ठीक से स्कैन हो जाए, ना कि फोन को टेढ़ा पकड़कर, क्योंकि उसमें शायद ओएमआर शीट पूरी स्कैन नहीं हो पाएगी और उसमें कुछ ना कुछ फिर डेटा में त्रुटि आ सकती है। तो प्लीज यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जब आप फोन पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल उस ओएमआर शीट के ऊपर पकड़े और फोकस आने दीजिए। जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है कि कोई भी आइटम ओएमआर शीट के साइड में ना रखे, जैसे बाई ओर दिखाया गया है, सिर्फ उस फ्रेम में आपका सिर्फ ओएमआर शीट ही आना चाहिए, और जो डॉट्स है, जो आपके काले डॉट्स आपको दिख रहे हैं 4, उसको ना कवर करे, कोई भी आइटम इस फ्रेम में ना लाए, ताकि स्कैनिंग का प्रोसेस फिर से आराम से पूर्ण हो सके। एक समय पर एक ही शीट स्कैन करें, तो ज्यादा शीट्स फ्रेम में ना आए, क्योंकि उसमें भी कोई डेटा में त्रुटि आ सकती है फिर। तो एक शीट की स्कैन करते हुए सिर्फ उसी शीट को फ्रेम में रखें। आप प्लीज इंश्योर कर लीजिएगा कि जब आप स्कैन कर रहे हैं तो अच्छी रोशनी भी हो, क्योंकि वो स्कैनिंग की प्रक्रिया को और आसान कर देगा। और जो आपके कैमरा में कभी कभी फोकस की दिक्कत आ सकती है, तो अगर एक बार टैप कर देंगे आपके उस पे, तो वो शायद फोकस होके, ताकि वो आसानी से पढ़ ले कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं और कौन से गोलों में छात्र या शिक्षक ने भरा है, ताकि वो स्कैनिंग में आपकी सहायता कर ले। यहाँ पर जब भी आप देखेंगे सेव होते हो, जब आप सेव करेंगे, जब आप अपना उस पर सेव करेंगे, तो यह हो सकता है कि स्कैन स्टेटस अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग जाए। तो जब ये गोला घूम रहा होगा, जो आपकी बाई ओर चित्र दिख रहा है, उसमें जब गोला घूम रहा होगा, तो प्लीज उस टाइम पर प्रतीक्षा करिए और कोई बटन ना दबाइए स्क्रीन पर। और जब एक नंबर आ जाए कि कितना सेव स्टेटस हो गया है, उसके बाद आप अगली प्रक्रिया शुरू कीजिएगा।